जरा सोचिए, क्या हो अगर हजारों साल पहले इंसानों के पास कोई ऐसा ज्ञान था जिसे आज हम दोबारा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मिस्र के पिरामिड देखते हैं या भारत के विशाल मंदिर या फिर माया सभ्यता के वो हैरान कर देने वाली मशीनें, तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब बस एक इत्तेफाक था या फिर हमारी प्राचीन सभ्यताएं हमसे कई ज्यादा विकसित थीं। तो आज हम इसी चौंकाने वाले सवाल की पड़ताल करेंगे। क्या ये मुमकिन भी है कि प्राचीन सभ्यताएं हमसे ज्यादा एडवांस थीं? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम उन टेक्नोलॉजीज की दुनिया में उतरने वाले हैं जो आज भी मॉडर्न साइंस को हैरान कर देती हैं। इस पूरी पड़ताल को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, वो कौन सा ज्ञान था जो खो गया। दूसरा, वो कौन से अविश्वसनीय इंजीनियरिंग के कारनामे थे। तीसरा, उन्होंने ऊर्जा के ऐसे कौन से रहस्यमयी सोर्स इस्तेमाल किए। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं या सिर्फ अपने अतीत को ही फिर से खोज रहे हैं? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उस ज्ञान से। वो ज्ञान जो हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने हासिल तो किया था, लेकिन आज हमारे लिए किसी पहेली से कम नहीं है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसी जगहों पर सूक्ष्म तत्व और प्राण पर बातें होती थीं। प्राण मतलब लाइफ एनर्जी, वो यूनिवर्सल एनर्जी जो हर चीज में है। उनका मानना था कि अगर इस ऊर्जा को समझ लिया जाए तो शरीर के हर एक सेल को कंट्रोल किया जा सकता है। और आज हम क्वांटम फिजिक्स और नैनो मेडिसिन के जरिए ठीक यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई नई खोज है या हम बस उसी पुराने ज्ञान तक वापस पहुंचने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अब जरा माया सभ्यता के कैलेंडर को देखिए। ये कोई ऐसा वैसा कैलेंडर नहीं था। ये 5125 साल के एक पूरे ग्रेट साइकिल को इतनी सटीकता से ट्रैक करता था कि आज भी सोचकर हैरानी होती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, यहां तक कि वीनस ग्रह की चाल, सबकी एकदम सटीक भविष्यवाणी। यह ऐसा है मानो बिना किसी सुपर कंप्यूटर और टेलीस्कोप के आप ग्रहों की चाल को ट्रैक कर रहे हो। कैसे? और अब चलते हैं प्राचीन चीन। साल था 132 एडी। सोचिए, उस वक्त दुनिया भूकंप को देवताओं का गुस्सा मानती थी। और तब एक चीनी वैज्ञानिक जैंग हैंग ने एक ऐसी मशीन बनाई जो सैकड़ों किलोमीटर दूर आए भूकंप का न सिर्फ पता लगा सकती थी, बल्कि ये भी बता सकती थी कि भूकंप किस दिशा से आया है। जी हाँ, ये था दुनिया का पहला सिस्मोग्राफ। और ये मशीन काम कैसे करती थी? बहुत दिलचस्प है। जब भी जमीन में कंपन होती, मशीन के अंदर लगा एक पेंडुलम हिलता था। फिर वो पेंडुलम भूकंप वाली दिशा के एक लीवर को धक्का देता था। बस उस दिशा वाले ड्रैगन के मुंह से एक कांसे की गेंद निकलती और सीधे नीचे बैठे मेंढक के मुंह में गिर जाती। इससे फौरन पता चल जाता था कि मदद किस तरफ भेजनी है। कमाल है ना? लेकिन ये ज्ञान सिर्फ थ्योरी या किताबों तक ही सीमित नहीं था। ये उन अविश्वसनीय इंजीनियरिंग के कारनामों में भी दिखता है जो आज भी समय को मात दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। बात करते हैं धोलावीरा की। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था जो बसा था एक सूखे रेगिस्तानी इलाके में। सोचिए, आज जब दुनिया पानी की कमी से जूझ रही है, तब 5000 साल पहले उन्होंने बारिश की एक एक बूंद को बचाने और उसे साफ करने का एक कमाल का सिस्टम बनाया था। बड़े बड़े तालाब, नहरें और पानी साफ करने के लिए पत्थर, रेत और कोयले से बने फिल्टर। सच कहूं तो ये किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी की झलक जैसा था। अच्छा, अब बात करते हैं रोमन कंक्रीट की। रोम का कोलोसियम, पैंथियन, ये इमारतें 2000 साल बाद भी वैसी की वैसी खड़ी हैं, जबकि हमारी आज की बिल्डिंग्स 100-200 साल में ही कमजोर पड़ने लगती हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रोमन कंक्रीट में खुद को ठीक करने की, यानी सेल्फ हीलिंग की एक तरह की जादुई शक्ति थी। और तो और ये समुद्री पानी के संपर्क में आने पर कमजोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो जाता था। तो इसका राज क्या था? इसका राज था ज्वालामुखी की राख, चूना और समुद्री पानी का एक खास मिक्सचर। जब भी इस कंक्रीट में कोई दरार आती और समुद्री पानी उसके अंदर जाता, तो एक केमिकल रिएक्शन होता था। इससे नए क्रिस्टल बनते और वो दरार अपने आप भर जाती थी। ये तो ऐसा था मानो प्रकृति का इस्तेमाल करके खुद को ही ठीक कर लेना। आज भी साइंटिस्ट इसी फॉर्मूले को फिर से बनाने की कोशिश में लगे हैं। और पत्थरों पर की गई इस कारीगरी को तो देखिए जरा। भारत की एलोरा गुफाएं हों या पेरू का प्यूमा पंकु, ग्रेनाइट जैसी दुनिया की सबसे सख्त चट्टानों को लेजर जैसी प्रिसीजन से काटा गया है। एकदम सीधे 90 डिग्री के एंगल, चिकने चिकने छेद, ये सब कैसे मुमकिन हुआ?
कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि शायद किसी तरह की साउंड वेव या वाइब्रेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होगा, जिसके बारे में आज हमें कुछ भी नहीं पता। चलिए, अब हम अपनी पड़ताल के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम उन तकनीकों की बात करेंगे जो इस तरफ इशारा करती हैं कि हमारे पूर्वजों को एनर्जी के कुछ ऐसे सोर्स पता थे जिन्हें शायद हम खो चुके हैं। क्या कोई यकीन करेगा कि आज से लगभग 2000 साल पहले बैटरी मौजूद थी? बात है 1938 की, जब बगदाद के पास खुदाई में 6 इंच का एक मिट्टी का बर्तन मिला और उसके अंदर जो था उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सचमुच में हैरान कर दिया। उस बर्तन के अंदर एक तांबे की रॉड थी और एक लोहे का सिलेंडर, और जब उसमें सिरके जैसा कोई एसिडिक लिक्विड डाला गया तो उसने सच में एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट पैदा किया। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 2000 साल पहले लोग बिजली का आखिर करते क्या थे? क्या वो इसका इस्तेमाल मूर्तियों पर सोने चांदी की परत चढ़ाने के लिए करते थे, या फिर किसी तरह के इलाज के लिए? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीज़ा के महान पिरामिड की। अच्छा, हमें हमेशा से यही पढ़ाया गया है कि ये राजाओं के मकबरे थे, राइट? लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी ये भी कहती है कि पिरामिड असल में कोई मकबरा था ही नहीं, बल्कि एक पावर प्लांट था। जी हाँ, एक विशाल मशीन जिसे एनर्जी पैदा करने और उसे ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया था। और इस थ्योरी के पीछे कुछ मजबूत तर्क भी हैं, जैसे पिरामिड का जो किंग्स चैम्बर है वो ग्रेनाइट पत्थर से बना है जिसमें पीजो इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। मतलब जब ग्रेनाइट पर दबाव पड़ता है तो वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करता है। अब सोचिए, पूरी धरती का वजन उस विशाल ग्रेनाइट चैम्बर पर लगातार एक वाइब्रेशन और एनर्जी पैदा कर रहा था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पिरामिड का डिजाइन ही ऐसा था कि वो इस एनर्जी को इकट्ठा करके वायरलेस तरीके से दूर तक भेज सके, ठीक वैसे ही जैसा निकोला टेस्ला ने सोचा था। न कोई तीर, न कोई बारूद, सिर्फ सूरज की रोशनी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो सिर्फ सूरज की किरणों का इस्तेमाल करके दुश्मन के जहाजों को मीलों दूर से जलाकर राख कर दे। ये कहानी है आर्किमिडीज के डेथ रे की। कहा जाता है कि 212 बीसी में उन्होंने पॉलिश की हुई ढालों का इस्तेमाल किया, सूरज की रोशनी को रोमन जहाज़ों पर फोकस किया और उनमें आग लगा दी। सदियों तक दुनिया इसे बस एक कहानी, एक मिथ मानती रही। लेकिन फिर 2005 में MIT के स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट दोहराया और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने सच में सिर्फ सूरज की किरणों से एक लकड़ी के टारगेट में आग लगा दी। ये साबित हो गया कि ये प्राचीन तकनीक बिल्कुल संभव थी। और आखिर में बात करते हैं विमानों की। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे रामायण और वैमानिक शास्त्र में उड़ने वाली मशीनों का जिक्र मिलता है, और इन ग्रंथों के मुताबिक ये विमान सिर्फ हवा में ही नहीं बल्कि पानी के अंदर और स्पेस में भी सफर कर सकते थे। इन्हें सोलर एनर्जी और किसी तरह की एंटी ग्रेविटी तकनीक से चलाया जाता था। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब नासा के एक इंजीनियर ने इनके डिजाइन्स को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इनकी बनावट में मॉडर्न एरोडायनामिक्स के सिद्धांत मौजूद हैं। तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। क्या हम वाकई में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ अपने अतीत के भूले बिसरे ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं? हमने प्राचीन यूनिवर्सिटीज में नैनो साइंस की झलक देखी, 2000 साल पुराने सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के बारे में जाना, सोलर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के प्राचीन इस्तेमाल को समझा और एरोडायनामिक्स पर बने उड़ने वाले विमानों के बारे में भी सुना। एक बात तो साफ है कि प्राचीन सभ्यताओं को यूनिवर्स और मैटर की एक ऐसी गहरी समझ थी जो हमारी आज की वैज्ञानिक सोच को भी चुनौती देती है। तो असली सवाल वही है, क्या हमने सच में तरक्की की है या हम बस उन रहस्यों को फिर से खोज रहे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज शायद पहले से ही जानते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास, विज्ञान और हमारी अपनी समझ की हदों पर हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।